हाँ जी। तो पिछले क्लास में हमने राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ने शुरू किए थे और मैंने बताया था कि राजस्थान में क्रांतिकारियों के बेसिकली 3 गुट हुआ करते थे। एक जयपुर गुट था जिसका नेतृत्व अर्जुन लाल सेठी कर रहे थे, एक कोटा वाला गुट था जिसका नेतृत्व केसरी सिंह बारठ कर रहे थे और एक अजमेर वाला गुट था जिसका नेतृत्व राव गोपाल सिंह खरवा कर रहे थे। और इन सबको धन मुहैया करवा रहा था दामोदर दास राठी, जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, ब्यावर का रहने वाला वो सेठ। हमने कल अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ के बारे में कई बातें जानी और हम पढ़ रहे थे कि अर्जुन लाल जी सेठी जो थे वो यहाँ पे प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद चौमू के सामंत देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में काम करते थे। कालांतर में जयपुर के राजा माधो सिंह सेकंड ने भी उन्हें दीवान बनने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। 1906 के अंदर वो जैन शिक्षा प्रचारक समिति बना लेते हैं और उसके तहत उन्होंने जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की जो क्रांतिकारियों की भर्ती किया करते थे और उनके क्रांतिकारी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग कांड के अंदर शामिल हुए। जैसे उन्होंने 3 क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटा लाल को दिल्ली वाले बम केस के अंदर भेजा था। मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद को निमेज वाले हत्याकांड के अंदर भेजा गया था। निमेज के अंदर एक महंत भगवान दास को लूटने की योजना बनाई थी। जोरावर सिंह बारठ भी उनके साथ के अंदर थे। हालांकि बाद में इसी मुकदमे के अंदर खुद अर्जुन लाल जी को भी गिरफ्तार किया गया था और अर्जुन लाल जी को गिरफ्तार करके इस मुकदमे में अर्जुन लाल जी गिरफ्तार किया गया और अर्जुन लाल जी को गिरफ्तार करके बाद में जेल भेज दिया गया था। वेल्लूर जेल उनको बाद में भेज दिया गया था। शिव नारायण नाम करके एक बंदा था जो इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपका वो बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। और एक लक्ष्मी लाल हुआ करता था, वो भी बाद में इसमें सरकारी, लक्ष्मी लाल भटनागर हुआ करता था, वो भी इसके अंदर सरकारी गवाह बन गया था। तो ये कुछ बातें मैंने बताई थी आपको। सॉरी, माणकचंद जो था वो इसके अंदर सरकारी गवाह बन जाता है। लक्ष्मीलाल नहीं, बस शिवनारायण बना था और बाद में माणकचंद जो था सरकारी गवाह बन गया था। विष्णुदत्त हुआ करते थे जो इनके स्कूल के अंदर पढ़ाया करते थे, वो इन बच्चों को ये सब ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे। तो विष्णुदत्त को काले पानी की सजा हुई थी इसके अंदर। मोतीचंद जो था उसको बाद में फांसी हो गई थी और जयचंद और जोरावर सिंह बारठ जो दोनों थे वो फरार हो गए थे इस मुकदमे में। इनको वेलूर जेल रखा गया, वहां से वापस आ गए थे। वापस आने के बाद असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाद में हरिभाऊ उपाध्याय वाले गुट से नाराजगी हो गई तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। फिर भी काकोरी केस वाले अशफाकुल्ला खान को तो फरारी कटवाई दी थी। अजमेर वाली दरगाह में अपने अरबी फारसी पढ़ाया करते थे, मर्डर हो गया था, मरने के बाद दफना दिया गया था। महेंद्र कुमार मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ नाम के नाटक लिखे थे, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति नाम की किताबें लिखी थी। कितने बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे कि गांधी जी अपने अजमेर यात्रा के दौरान खुद इनसे मिलने के लिए चले गए थे। तो ये अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी। ऐसे हम पढ़ रहे थे केसरी सिंह बारठ के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि शाहपुरा के देवपुरा खेड़ा या देरावरपुरा खेड़ा नाम का गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ था। कोटा और मेवाड़ रियासतों में काम किया था कुछ समय तक। कोटा के अंदर तो एथनोग्राफी के पद पर रहे थे, जातीय वो जो अनुसंधान होता है उसके बारे में इन्होंने वहां पे कोटा के अंदर काम किया था। और वहीं रहते हुए एक महंत प्यारेलाल जो रामसनेही संप्रदाय का एक महंत था उसको लूटने की योजना बनाई थी और उस योजना के अंदर भी इनके साथ में रामकरण था, हीरालाल था, सोमदत्त लहरी था। ये सब लोगों ने मिलकर उसको मार दिया था। हालांकि धन उसके पास में भी नहीं मिला था, पर उस मुकदमे में बाद में इनको गिरफ्तार किया गया था। और इन वाले मुकदमे में भी वो जो आपके लक्ष्मीलाल था वो इसके अंदर इनके सरकारी गवाह बन जाता है, इसलिए बाद में पकड़े गए थे। इनको पकड़ के हजारीबाग जेल के अंदर भेज दिया गया था। वहां से आने के बाद में गांधी जी के पास वर्धा चले गए थे, वहां पे रहा करते थे। मैंने बताया था राजस्थान केसरी जो अखबार है तो केसरी इन्हीं का नाम का वहां से लिया गया था जिनके नाम पर वो अखबार रखा गया था। फिर हम और पढ़ रहे थे कि इनके बारे में कि ये तो खुद तो थे ही, इनके भाई थे जोरावर सिंह बारठ जो कि दिल्ली वाले केस में भी नाम आया था, निमेज वाले केस के अंदर भी नाम आया था। फरार हो गए थे, पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाई थी बाद के अंदर उनको तो। और अमरदास बैरागी नाम रख के और इधर उधर घूमते ही रहे थे बाद में। और 1939 के अंदर बाद में इस अज्ञातावस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बेटे थे प्रताप सिंह बारठ जो कि दिल्ली वाले केस के अंदर शामिल थे। बनारस वाले केस के अंदर उनका नाम आया था। बरेली जेल के अंदर उनको पुलिस टॉर्चर के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी या मर्डर हो गया एक तरीके से उनका। क्लीवलैंड नाम का एक अधिकारी था जो ये कहता है कि मैंने इससे ज्यादा बहादुर बच्चा नहीं देखा था। ईश्वरदान जो इनके जवाई थे वो भी इन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। रास बिहारी बोस कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई ससुर अपने दामाद को भी क्रांति की बलिवेदी पर चढ़ने के लिए भेज देता है। हमने केसरी सिंह जी के बारे में यह भी पढ़ा कि उन्होंने 1903 में जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उनको 13 चेतावनी भरे दोहे लिखकर भेजे थे जिनको चेतावनी चुंगटिया के नाम से जानते हैं।
हमने ये पढ़ा कि उस आदमी ने कहा कि अंग्रेजी नहीं हिंदी, मेयो कॉलेज नहीं क्षत्रिय कॉलेज, इंग्लैंड मत भेजो, जापान भेजा जाना चाहिए अपने बच्चों को। तो अलग अलग हर डायमेंशन के अंदर अपनी रुचि रखने वाले बंदे थे। आज हम थोड़े से और जो क्रांतिकारी बचे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं में से एक बड़े क्रांतिकारी राव गोपाल सिंह खरवा। कल नाम लिया था अजमेर वाले गुट का। अजमेर में खरवा ठिकाना पड़ता है, ये वास्तव में खरवा ठिकाने के सामंत थे। हिस्ट्री आपकी पूरी पढ़ी हुई, आप समझते हो सामंत क्या होता है, जो फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, सामंत कहा करते थे। तो ये खरवा ठिकाने के सामंत हुआ करते थे। पर इसके बावजूद बंदे को लगता था कि नहीं यार, अपने को क्रांति गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। उस समय एक स्वामी ज्ञानानंद जी हुआ करते थे, और स्वामी ज्ञानानंद जी ने एक संगठन बना रखा था, भारत धर्म महामंडल, ये उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये क्रांतिकारी गतिविधियों का खूब प्रचार प्रसार किया करते थे। कहते गोपाल सिंह खरवा इनके साथ में बंगाल गए और वह बंगाल के क्रांतिकारियों से मिले। अरविंद घोष से इनसे मुलाकात हुई इनकी वहां पे, और इनको लगा कि यार अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो बंगाल के क्रांतिकारियों से मुलाकात के बाद इनका पूरा जीवन ही चेंज हो जाता है। और एक बड़ी जोरदार बात बताऊंगा, भारत में सबसे पहले राजनीतिक चेतना बंगाल के अंदर आई थी। बंगाल वाले लोगों को लगता था देश को आजाद करवाना है, और देखिए आप कि बंगाल वालों को लगता था यार आजाद कौन करवा सकता है देश को। कहां के लोगों के अंदर ये भावना ज्यादा हो सकती है जो देश की आजादी के लिए आगे आए। और बंगाल की नजरें सबसे अधिक यदि किसी जगह पर लगी हुई थी तो राजस्थान। उनको लगता था यार राजस्थान के अंदर जो लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो अपने को राजस्थान चल के क्रांतिकारी तैयार करने चाहिए। और गोपाल सिंह खरवा के रूप में उनको एक ऐसा बंदा मिल भी रहा था जो एक सामंत परिवार से था, तो लड़ाई वड़ाई की सब बातें भी समझता था। तो उन्होंने कहा यार तुम राजस्थान में ये काम करो। और बंगालियों को अपने पे अपने से भी ज्यादा विश्वास था। और तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यार बचपन से इतिहास की किताबें पढ़नी शुरू की, सिकंदर के खिलाफ पोरस की हार से लेकर क्लाइव के खिलाफ सिराजुद्दौला की हार तक, भारत के इस इतिहास रूपी रेगिस्तान में हार ही हार थी। पढ़ते समय हर बार एक राष्ट्रीय लज्जा का अनुभव हुआ करता था। तब इस रेगिस्तान में यदि कि हरियाली दिखाई देती है तो राजस्थान में दिखाई देती है। इस इतिहास रूपी रेगिस्तान में हरा पौधा राजस्थान है। जब उसको पढ़ते हैं तब वो संघर्ष, वो युद्ध, वो कभी ना झुकने की प्रवृत्तियां, वो हमें दिखाई देती है। मैंने एक बार पहले भी बताया होगा और मैं आज फिर बताऊं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि यार बंगालियों ने उस समय प्रताप, कुंभा, सांगा, दुर्गादास, चंद्रसेन, राज सिंह, मीराबाई, इन सब पे साहित्य की रचना की है। सब बड़े बड़े क्रांतिकारियों, सचिंदर सान्याल वगैरह सब अपने यहां पर राजस्थान आया करते थे, तो उनको अपने पे खूब ही भरोसा था। बंदा मिला उनको, गोपाल सिंह खरवा का है, आपको ये काम करना चाहिए। गोपाल सिंह खरवा ने कहा ठीक है। गोपाल सिंह खरवा को लगा ये काम करवाया किससे जाए। गोपाल सिंह खरवा की नजरें ये थी कि अपने एक तो अंग्रेजों की जो छावनियां हैं, इनमें, और एक पास में बड़ी स्टेट पड़ती थी जोधपुर, यहां के जो भी राजपूत सैनिक हैं इनको अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार करना। उस बंदे के दिमाग में ज्यादा थी कि अंग्रेजों की छावनियों में जो भी राजपूत सैनिक है, एक जोधपुर के जो भी राजपूत सैनिक है, इनको तैयार कर लिया जाए अपना। वो ये अजमेर और जोधपुर के अंदर इन सैनिकों के अंदर क्रांति की भावना भर के इनको अंग्रेजों के खिलाफ भड़काना चाहते थे। और वो बंदा कहीं ना कहीं सफल होता भी दिख रहा है। 1912 के निमेज वाले कांड में अर्जुन लाल जी गिरफ्तार हो जाते हैं। 1913 के कोटा वाले महंत पेरेलाल वाले कांड में केसरी सिंह बारठ गिरफ्तार हो जाते हैं।
अब अपने बंदा बचावा एक गोपाल सिंह खरवा। इधर एक बड़े क्रांतिकारी रास बिहारी बोस एक योजना बनाते हैं कि 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ आर्म्ड रिवोल्ट किया जाए, सशस्त्र क्रांति। पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति कर दी जाए। राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए? तो राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी जाए। वो दोनों तो गिरफ्तार ही हो गए थे। तो राजस्थान में इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो इन गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी। रास बिहारी बोस 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति करना चाहते, हथियारों के साथ। हम पढ़ेंगे, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो गदर आंदोलन के बारे में और पढ़ेंगे, गदर आंदोलन की खूब सारी बातें पढ़ेंगे, तब हम और जानेंगे इसके बारे में। राजस्थान में जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई। दो बंदे इनके साथ और, दामोदर दास राठी सेठ जी थे, पैसे उपलब्ध करवा ही रहे थे। एक बंदा इनके साथ और, भूप सिंह, यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला एक लड़का, जो वहां की क्रांतिकारी गतिविधियों में जब उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो भागकर अजमेर आ गया और गोपाल सिंह खरवा के पास में यहां पे काम करने लग गया। लड़का चूंकि पहले से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए गोपाल सिंह खरवा को बहुत सही लगा कि यार ये लड़का एकदम सही है। और इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि यार अपने रास बिहारी बोस वाले 21 फरवरी 1915 वाला एक साथ विद्रोह कर देंगे। सैनिक तैयार किए हुए, रूट लेवल के जो सोल्जर्स थे उनमें गोपाल सिंह खरवा ने कह रखा था कि अपने ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देते पूरे राजस्थान में एक साथ क्रांति करनी है। पर हाय रे किस्मत, विडंबना, दुर्भाग्य, घटना का पहले ही पता चल गया। सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसी कोई सशस्त्र क्रांति वो अंजाम नहीं दे पाए। अपने भी गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह दोनों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में रखा। कौन सी जेल में रखा गया? टोडगढ़। याद रखना, अर्जुनलाल सेठी वेल्लूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, गोपाल सिंह खरवा टोडगढ़ जेल, साथ में कौन? भूप सिंह। और वहां पे पता चला जब जेल के अंदर बंद थे, क्या भूप सिंह पे और मुकदमे चल रहे हैं, उनके अंदर पुलिस ढूंढ रही है और उनमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब पकड़े हुए हैं, यहां पे उनको पता चल सकता है। एक दिन ये सारे के सारे जेल तोड़ के भाग गए, निकल जाते हैं वहां से, टोडगढ़ से निकल जाते हैं कुल मिला के। हालांकि गोपाल सिंह को तो वापस अंग्रेज पकड़ लेते हैं, अजमेर जेल में रखा था। बाद में यहां से यूपी शिफ्ट कर दिया था, शाहजहांपुर के पास में एक जगह पड़ती तिलहर, वहां तिलहर के अंदर रख दिया था। और वो लड़का जो उनके साथ में था वो तो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आया, बाहर निकला तब तक दाढ़ी बढ़ गई थी। उसने अपना नाम रखा, चेंज किया, विजय सिंह पथिक। कालांतर में वो आपके राजस्थान के किसान आंदोलनों का अगुवा बना। एक लड़का जो किसी टाइम राव गोपाल सिंह खरवा के पास सशस्त्र क्रांति करने के लिए आया था, उसने राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन चलाया, जिसको आप बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जानते हो। वह लड़का जो राजस्थान के अंदर बाद में आपके सबसे बड़े संगठन राजस्थान सेवा संघ का अगुवा बना, वह युवक जो कालांतर में आपके राष्ट्रीय नेताओं के हस्तक्षेप से बिजोलिया किसान आंदोलन को गति प्रदान करवाता है। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान जैसे भांति भांति के समाचार पत्र निकालकर राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास करता है। वह युवक जिसे हम आज भी राष्ट्रीय पथिक के नाम से याद करते हैं, वो विजय सिंह पथिक भी शुरुआत में इनके साथ में थे। बाद में गोपाल सिंह भी 1919-20 के आसपास जब सारे क्रांतिकारी रिहा किए गए थे तो इनको भी बाद में रिहा कर दिया गया था। अजमेर के अंदर फर्स्ट राजनीतिक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, एक फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें तो अध्यक्ष ही गोपाल सिंह जी को बुलाया गया था, खूब सारे राजनीतिक कार्यकर्ता वगैरह इकट्ठे हुए थे, उसमें इनको बुलाया गया था। बाद में भी इधर से सारे के सारे क्रांतिकारी, गांधी जी जब आ गए थे तो गांधी जी वाले मूवमेंट की तरफ मुड़ गए थे, अहिंसा के रूप में इधर उधर भाग लेते रहते थे।
केसरी सिंह बारठ गोपाल सिंह के बारे में कहते हैं, एक दोहा है अच्छा सा, मैं लिख दूं इस पे कि रहो लाल पांचाल में, महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में, गौरवमय गोपाल। दुआ देखना वापस, ये केसरी सिंह बारठ का दुआ है। केसरी सिंह बारठ कवि थे, वो कहते हैं रहो लाल पांचाल में, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पांचाल मतलब पंजाब, कि जिस प्रकार पंजाब में लाला लाजपत राय है, महाराष्ट्र में बाल, और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक है, राजत राजस्थान में, उसी प्रकार राजस्थान में वो जो गौरव मिला है वो गोपाल सिंह खरवा को, कि पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, और राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा है। वैसे नॉर्मली जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि लाल, बाल और पाल। पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, और बंगाल में विपिन चंद्र पाल। केसरी सिंह जी ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया और केसरी सिंह जी ने कहा कि नहीं, लाल, बाल और गोपाल, हमारे गोपाल को भी वैसे ही याद किया जाना चाहिए। तो अपने याद रखना भाई, केसरी सिंह बारठ का दुआ। कभी मेंस में गोपाल सिंह खरवा के बारे में लिखने के लिए आए तो अपने लिखें तो थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि यार केसरी सिंह बारठ ने इनको उनसे भी जोड़ दिया था। तो ये थोड़ी सी बात याद रख लेना। 1907 के अंदर अजमेर के अंदर गोपाल सिंह खरवा ने एक छात्रावास खोला था, और छात्रावास सर ये तो नाम हुआ करते थे, इन लड़कों को सबको क्रांतिकारी सिखाया करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थोड़ी मोटी मोटी सी बात है, गोपाल सिंह खरवा के बारे में भी याद रखना। सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात वही है कि 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस वाली जो आर्म्ड रिबेलियन थी, जो सशस्त्र क्रांति थी, उसमें राजस्थान में अग्रणी भूमिका कौन निभाता है, तो गोपाल सिंह खरवा थे। वैसे तीनों जुड़े हुए थे। मैं जो कल बता रहा था 1910 का आपके वीर भारत सभा, उस वीर भारत सभा के अंदर गोपाल सिंह खरवा भी थे, अर्जुन लाल सेठी भी थे, केसरी सिंह बारठ भी थे। सब आपस में कॉन्टेक्ट के अंदर और हुआ करते थे। ये और बड़ी जोरदार सी बात है। और इन सबको पैसे कौन दिया करता था, दामोदर दास राठी। तो राठी जी के बारे में थोड़ा आपने पढ़ लेते। राठी जी बेसिकली पोखरण के रहने वाले थे, लेकिन बाद में अपने ब्यावर आ गए थे और ब्यावर में एक मिल की स्थापना कर ली थी, कृष्णा मिल। ब्यावर में कृष्णा मिल चलाया करते थे। आर्य समाज के बहुत बड़े सपोर्टर थे, आर्य समाज का बहुत अच्छा प्रभाव था। आर्य समाज उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो अपने ब्यावर के अंदर इन्होंने बनाई थी नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी मतलब देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि मतलब हिंदी। और कहा कि आज के बाद कृष्णा मिल का पूरा काम हिंदी में किया जाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कामों की शुरुआत घर से नहीं करेंगे तो दूसरों को उपदेश देने से मतलब ही क्या है। तो आज के बाद भाई सारे के सारे जो काम है वो अपने तो हिंदी में किए जाएंगे, कृष्णा मिल के सारे काम। इनके कहने पर, दामोदर दास राठी कहने पे, अजमेर का जो कमिश्नर था, अंग्रेजों की तरफ से अजमेर में कमिश्नर बैठता था, इन्होंने उसका कमिश्नर को समझाया कि यार अजमेर का काम हिंदी में किया जाना चाहिए। और कमिश्नर ने ऑर्डर जारी की कि अजमेर के कार्यालयों में भी अधिकतर जो कार्य है वो किसके अंदर किया जाना चाहिए, तो हिंदी भाषा के अंदर किया जाना चाहिए। तो बाद में हिंदी भाषा में काम होने लगा था। बंदा देखो यार क्या सेवा की। सारे क्रांतिकारियों को धन देते थे, तो हम कहते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। वैसे 3 सेठ थे जिनको आप भामाशाह कह सकते हो, कि जो क्रांतिकारियों को धन दिया करते थे। एक दामोदर दास राठी, एक थे नरसिंह दास अग्रवाल, एक थे गिसूलाल जाजोदिया। इन तीनों को आप राजस्थान के फ्रीडम स्ट्रगल के भामाशाह कह सकते हैं। दामोदर दास राठी को, नरसिंह दास अग्रवाल को, गिसूलाल जाजोदिया को। दामोदर दास राठी नाम आए तो मैं फिर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कई बार मैं दूर कर दूं। एक अपने और में जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानी में दामोदर लाल व्यास,
और इनको अपने राजस्थान का लोहे पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। दोनों अलग अलग बंदे हैं, याद रख लेना। ये अपने क्रांतिकारी जो मुख्य थे वो ये थे। कई क्रांतिकारियों की बातें मैं बीच बीच में आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे मैंने ज्वाला प्रसाद डोगरा की ज्वाला प्रसाद शर्मा की बात आपको बताई थी कि वह जो बंदा था वो पीएन डोगरा को अजमेर में मारने का प्रयास किया था, सलाउद्दीन उसके अंदर मर गया था, रमेश चंद्र व्यास वगैरह वो साथ में थे। मैंने और बताया था कि उदयपुर में पुलिस की गोलियों से शांतिलाल और आनंदीलाल मर गए थे। मैंने और बताया था कि आपको रमेश स्वामी भुसावर के अंदर बस द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई थी। तो कई लोगों के बारे में मैंने बीच बीच में पढ़ा दिया था। बड़े बड़े लोग जिनके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी वो ये लोग। लो, तो आज मैं आपका एक वो टॉपिक करवा देता हूं इसके साथ में, प्रजामंडलों का महत्व है। आप लोगों को लगता होगा यार वो तो बता ही नहीं रहे, एकीकरण भी खत्म कर दिया, अब भी नहीं बताया। तो लो, आज मेरा दिमाग में ये था कि कोई जिस दिन थोड़ी कम सूचनाएं होगी उस दिन वो मैं थोड़ा ढंग से समझा दूंगा। अच्छे से समझना, देखना, आप फिर लिखना उसको। प्रजामंडलों का महत्व है, प्रजामंडल आंदोलन का महत्व कह सकते हैं, महत्व कह दो, प्रभाव कह दो, परिणाम कह दो। हिस्ट्री बहुत भला सा सब्जेक्ट है जी, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है हिस्ट्री बेचारा। तोड़ ले आपने थोड़ा। आपका दो इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, आपका दो इसकी सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, आपका दो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इतने में अपने पास में खूब सारे पॉइंट बन जाएंगे और उन पॉइंट के माध्यम से अपने खूब सारी बातें कर सकते हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बातें कर लेंगे आप। एक एक पोस्टमार्टम करते हैं। पहले अपने राजनीतिक वाली बातें लेते हैं, अगला पेज ही ले लेते हैं। लो, वैसे देखो साथ साथ में बातें बताई हुई है और आपने पता नहीं क्यों थोड़ा इतनी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, या ध्यान दिया होगा तो कोई नहीं, अब दोबारा दे लो। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या थे उसके। हम महत्व, परिणाम, प्रभाव पढ़ रहे हैं। किसी भी घटना के बाद होने वाली जो ऐसी घटनाएं होती है उनको महत्व, परिणाम या प्रभाव कहते हैं। अच्छा, प्रजामंडलों के बाद में ऐसा क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। देखो, हमने प्रजामंडल शुरू किए तब भी बीच में भी बार बार मैंने एक बात बताई कि इन प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। कर पाने में सफल भी रहे। हम पढ़ते हैं शाहपुरा प्रजामंडल तो इतना सक्सेसफुल हुआ कि राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की कहीं पर स्थापना ही हुई तो शाहपुरा। हमने और पढ़ा कि राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में झालावाड़ के अंदर भी उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी। सब जगह हो गई थी। इक्का दुक्का रियासत अपवाद थे, जैसलमेर में इधर नहीं हुई थी। बाकी ज्यादातर रियासतों में जनता के हाथ में शासन दे दिए गए थे। किसी ने पहले दिए, किसी ने बाद में दिए। हम इधर जयपुर में पढ़ते हैं, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बन गए थे यहाँ पे। तो इनका सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि इनकी वजह से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिली। फिर मैं जब किसान आंदोलन पढ़ा रहा था तब भी, मैं अब भी बताऊं, किसी भी आंदोलन से और कुछ हो नहीं हो, सफल हो या नहीं हो, बहुत अलग बात है। राजनीतिक चेतना जरूर आती है। कोई आंदोलन चले पर लोग उस पर जब चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं, वो डिस्कस होता है मैटर, तो उसके खूब सारे डायमेंशन, खूब सारे आयाम पता चलते हैं। क्या है, क्यों कर रहे हैं, कहां दिक्कत है, सही कौन, गलत कौन, बातें तो पता चलती है। वरना राजस्थान में लोगों ने कभी इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था और किसी के दिमाग में भी नहीं आया था कि राजा का राज भी खत्म किया जा सकता है। राजा माई बाप थे, वो एकलिंग धनी है, एकलिंग दीवान है, वो गोविंद देव जी का दीवान है। लोगों को लगता है सदियों सदियों तक ये शासन रहेगा। पर इस प्रजामंडल आंदोलन ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक बात बिठाई शुरू में कि राज भले ही राजा का रहे लेकिन उसमें जनता का हक तो होना चाहिए। ऑटोक्रेसी, निरंकुश मोनार्की वाला शासन नहीं चल सकता। तो लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास किया था। पॉलिटिकल अवेकनिंग यदि कोई विकसित करता है तो प्रजामंडल मूवमेंट।
मैंने पहले कई बार कहा था, मैं अब फिर कहूं आपको, इन प्रजामंडलों ने कभी नहीं कहा कि राजा अपनी गद्दी छोड़ दे। इन्होंने कहा राजा सुधार करे और जनता के लोग ले। पर यह मांग भी उस समय बहुत बड़ी थी, और राजाओं के 47 में एक बात समझ में आई कि आज ये कह रहे हैं केवल हमारे लोग ले लिए जाएं, थोड़े दिन में ये कहेंगे कि हम बैठेंगे इस सीट पे। ये कहें इससे पहले अपने त्याग कर देते हैं। इसलिए 47 में एक शांतिपूर्ण विलय है। दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व क्रांति है जब लोगों ने इस प्रकार अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था, वरना किसी भी क्रांति में वहां के शासक वर्ग ने इस प्रकार से अपने अधिकार नहीं छोड़े हैं। खून की नदियां बही है, भले ही वह विश्व की फ्रांस की क्रांति हो या रशियन रिवॉल्यूशन हो या चाइनीज रिवॉल्यूशन हो, यार अधिकार थोड़ी छोड़ते हैं किसी से। पर अपने यहां पे राजाओं को ये चीजें समझ में आने लग गई थी कि छोड़ने पड़ेंगे। 47 ने तो 57 नहीं तो 67, ये समझ में क्यों आने लग गई थी, तो उसके पीछे प्रजामंडल है। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तो प्रजामंडल लोगों में कैसी चेतना का विकास करने में सफल रहे थे, तो राजनीतिक चेतना का विकास करने में सफल रहे थे। राजनीतिक चेतना केवल यह नहीं आई कि राजा के शासन में जनता का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक चेतना एक बात की और आई और लोगों को पता चला कि हमारा देश मेवाड़, मारवाड़, भरतपुर, धौलपुर या बीकानेर नहीं है, हमारा देश भारत है। और इन तमाम प्रजामंडलों ने मांग की है उस समय एकीकरण के समय कि जल्दी से जल्दी अपना विलय भारत के अंदर किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, सबने प्रस्ताव पारित किए हैं कि राजा महाराजा जल्दी से जल्दी अपना विलय करें। क्योंकि जब बार बार यहां के प्रजामंडलों के नेता कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, जेबी कृपलानी, शेख अब्दुल्ला, काका कालेरकर, कस्तूरबा गांधी, ये तमाम लोग जब यहां के भाषण देते तो लोगों के एक तो समझ में आया ना कि अपने और ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो जो एक नेशनल इंटीग्रिटी वाली बात होती है, या ये दिमाग में आना कि ये पूरा भूभाग हमारा देश है, हम इस भारत के भाग हैं, इस चेतना का विकास भी प्रजामंडलों ने कराया था। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। वो कॉन्सिक्वेंस में ये भी हम कह सकते हैं कि जो एक ये एवेकनिंग थी कि हमारा देश भारत है, इसके पीछे भी प्रजामंडल ही है, कि प्रजामंडलों की वजह से ये बात भी हो पाई थी। और जब आपको ये पता चला कि हमारा देश भारत है, तो आप सबने मांग की, एक स्वर से मांग की कि हमें इस भारत के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। तो राजाओं को भी भारत के अंदर शामिल होना पड़ा। तो क्या इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत नहीं हुई, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ नहीं मिली? आप इमेजिन करके देखो, यदि प्रजामंडल आंदोलन नहीं होते तो राजा पे दबाव नहीं आता। राजा पे दबाव नहीं आता तो मान लो जोधपुर, बीकानेर जैसी जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, ये मना कर देती कि हम इधर विलय नहीं करेंगे। तो आज जो भारत के अपने वाले बॉर्डर पे जो स्थिति है, क्या स्थिति रहती? आप कहोगे सर निश्चित रूप से नहीं, कश्मीर की तरह हो जाते हैं। वरना इस भूभाग में आपको कभी कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिखेगी। तो इस इंटीग्रिटी के पीछे, इस यूनिटी के पीछे, इस स्ट्रेंथ के पीछे प्रजामंडल मूवमेंट है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। और हमने एक स्वर से सबने कहा कि नहीं, इस साइड में विलय किया जाना चाहिए। जिधर जनता का झुकाव जाता दिखा, हालांकि राजा भी इधर ही मिलने के लिए तैयार थे, पर एक साइंस में बोलते हैं उत्प्रेरक, उस उत्प्रेरक वाला काम यदि कोई कर रहा था तो प्रजामंडल मूवमेंट कर रहे थे कि ये चीजें भाग्य में तय थी, होना ही था 47 के अंदर सब कुछ।
कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बयार आई हुई थी, सब जगह राजा अपनी गद्दी छोड़ ही रहे थे, कहीं पे क्रांतियों द्वारा छोड़ी जा रही थी, कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से छोड़ रहे थे, अपने भी छोड़नी नहीं पड़ती, 47 नहीं तो 52 में छोड़ते, 52 में नहीं तो 57 में छोड़ते। पर इस प्रकार सारे एक तरफ ही हो जाने, कोई किंतु परंतु नहीं, इसके पीछे प्रजामंडल है। और जब आपकी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली, यही कारण था कि आपका एकीकरण संभव हो पाया। बड़ी घटना है भाई राजस्थान का एकीकरण, अलग अलग राजाओं को एक जाजम पे लाके बिठाना। अंग्रेज भी नहीं बिठा पाए थे। लॉर्ड मेयो ने जब अजमेर में दरबार लगाया था, तो जोधपुर वाला तख्त सिंह इस बात से नाराज होकर वापस चला गया था कि उसकी सीट उदयपुर और जयपुर वालों से पीछे है, मैं नहीं बैठता यहां पे। पर आप ये देखिए, जनता के आंदोलनों ने उन राजाओं को भी एक जगह लाके खड़ा कर दिया। और कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर वाले खुद ही भारत सरकार को जाके कह रहे हैं कि करो रे हमारा विलय इधर, बना दो, हम सबको एक ही बना दो यार, क्या अलग अलग छोड़ रखे हैं। भरतपुर का राजा ब्रजेंद्र सिंह जाके भारत सरकार को कह रहा है कि तुम्हें लगता है मेरे से नहीं संभल रही नए सांप्रदायिक समस्या, तुम रखो रे, तुम राज चला लो। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रजामंडल है। और मैं कहूंगा कि ये सब चीजें समाप्त हुई तो राजतंत्र समाप्त हुए। और राजतंत्र समाप्त हुए तो एक सुखद बयार आई और अपने यहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। कि जिस खुली हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं, ये जो लोकतंत्र है, इन प्रजामंडलों का योगदान तो मानना पड़ेगा आपको कि इन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि ये चीजें होनी थी। लोकतंत्र आए, आपको और मुझे सबको फंडामेंटल राइट मिले, केवल पॉलिटी में आर्टिकल 12 से 35 पढ़ने का विषय नहीं है। फील कीजिए कि यदि लोकतंत्र नहीं आया हुआ होता, यदि ये मौलिक अधिकार नहीं मिले होते, तो वो जो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मैं यहां नहीं खड़ा होता, आप जहां बैठ के मुझे सुन रहे हैं वहां बैठ के सुन नहीं रहे होते, मैं हमारे जूनागढ़ के आगे भाला लेके खड़ा रहता, आप कहीं और काम करते। ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। खूब सारे पॉइंट बताए मैंने, देखो वापस मैं रिपीट करता हूं। इनकी वजह से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई, लोगों में एक पॉलिटिकल अवेकनिंग आई, इससे लोगों का एक माइंड मैप तैयार हुआ कि हमारा देश एक बृहत्तर भारत है, ग्रेटर इंडिया है। इससे हमारी नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ मिली। इस वजह से हमारा एकीकरण इतना सरलता पूर्वक तरीके से संभव हो पाया। जब राजा भारत में एक हो गए तो उनका तंत्र समाप्त हो गया। जनता के जो नेता थे उनके पास में तंत्र आया तो लोकतंत्र आया। उसका मजा आप और मैं सब ले रहे हैं, मौलिक अधिकार मिले। यह प्रजामंडलों का राजनीतिक महत्व है। अब जब आप आंसर लिखो, एग्जाम्पल आप देना साथ साथ। जब आप लिखोगी राष्ट्रीय चेतना का विकास होता तो आप लिखना JB कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की राजस्थान यात्राओं ने राजस्थान की जनता के अंदर राष्ट्रीय चेतना का उद्गार भरे। जब आप राजनीतिक चेतना का विकास लिखते हो तो आप लिखना कि इस राजनीतिक चेतना की वजह से ही लोगों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई और लोग खुलकर इन बातों के अंदर हिस्सा लेने लगे। आप सोच के देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन है। अपने तो राजस्थान में अंग्रेज थे ही नहीं, फिर हम किसको भारत छुड़वा रहे थे? हम क्यों चला रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन?
क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को यह राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना आ गई थी कि हम एक देश का हिस्सा हैं, भले अपने साइड में अंग्रेज नहीं है पर अपने वाले राजा अंग्रेजों के दोस्त हैं, इनसे भी छुड़वाया जाना चाहिए। इस वजह से नेशनल यूनिटी बनी, लोगों के अंदर एकीकरण हुआ, राजतंत्र गया, लोकतंत्र आया, मौलिक अधिकार मिले। एग्जाम्पल आप देना साथ साथ के अंदर, मैं खूब सारे पॉइंट बता दिए मैंने 8, हम सामाजिक बात कर लेते। मैं जब कहूं कि इन्होंने रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के प्रयास किए थे, इन प्रजामंडल के नेताओं द्वारा या इन प्रजामंडलों द्वारा छुआछूत निवारण के प्रयास किए गए। मैं कह सकता हूं कि पंडित हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघों का निर्माण किया था। हम पढ़ सकते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या आदि नेताओं ने हरिजनों के उद्धार के लिए खूब सारा काम किया था। क्या ये छुआछूत निवारण के प्रयास नहीं है? इन लोगों की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टेब्लिश थी कहीं ना। हालांकि अपने राजतंत्र में भी अपने राजाओं ने कभी जनता के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया, धर्म के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया था। पर इन नेताओं के भी आपको ऐसे भाषण नहीं सुन सकते जिनके अंदर धार्मिक भावनाओं को ऐसे उद्वेग देने की कोशिश की गई हो। ये भी तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि लोगों को यूनिटी देना, लोगों को एकजुट रखने की कोशिश करना। किशनगढ़ वाले प्रजामंडल में कोई क्रांति चंद चौथानी और जमान शाह दोनों साथ मिलकर प्रजामंडल बना रहे हैं। झालावाड़ वाले प्रजामंडल में कोई मांगीलाल भव्य के साथ में मकबूल आलम भी है। ये तमाम नाम हमें बताते हैं कि उन लोगों के अंदर धार्मिक स्तर पर भी किसी प्रकार की वैमनस्यता, रिलीजियस आधार पर किसी भी प्रकार के कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थे। साहब महिलाओं को एहसास कराया कि मारी छोरियां छोरा से कम सहेगे। जब कोई नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई नाम की महिलाएं जेल चली जाती, जब कोई रमा देवी जोशी बिजोलिया में गिरफ्तार की जाती है तो कहती है कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वो आती रहेगी, बार बार यहां पर आती रहेगी। कोई सरस्वती बोहरा भरतपुर में, कोई दुर्गावती शर्मा जयपुर में, कोई सावित्री देवी भाटी जोधपुर में, कोई लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर में। विजया बहन भावसार महिला मंडल बनाना उनके द्वारा। इमेजिन करिए यार, उस समय महिलाएं अलग पार्टियां बना रही थी अपने। कोटा में कोई कॉलेज की लड़कियां रामपुरा की कोतवाली पे कब्जा कर रही है। क्या महिलाओं में वो जो पोटेंशियल था उसको बाहर लाने का काम नहीं किया प्रजामंडलों ने? यकीनन किया है। विमेन एम्पावरमेंट बड़े स्तर पर उन लोगों द्वारा किया गया। और एक बात बहुत अच्छे से जानते थे, किसी भी समाज का भला तभी हो सकता है जब उसमें एजुकेशन आए। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। कितने उदाहरण गिनाऊं मैं आपको कि जोधपुर वाले फीस बढ़ गई इसके खिलाफ शिक्षा दिवस मना लेते हैं। कोई स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशालाएं खोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाएंगे और दलितों को पढ़ाएंगे। कोई प्रजामंडल प्रयाण सभाओं का आयोजन करके डूंगरपुर में स्कूल खोल देता है और बंद करवाने गए लोगों का डटकर मुकाबला किया जाता है। इसलिए पूनावाड़ा और रास्तापाल जैसे कांड तक हो जाते हैं। पर वो डटे रहे, वो समझते थे इस बात को कि भविष्य का रास्ता शिक्षा से होकर निकलता है। सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा है, इसे लाए बिना पार नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया।
जो भी सोशल बैड कस्टम्स हुआ करते थे उस समाज के, उनका विरोध किया। छुआछूत अपने आप में एक है, उसका विरोध कर ही रहे थे वो। आप इनके कुछ एग्जाम्पल देखिए। विजया बहन भावसार और धूलजी भाई भावसार ने विडो रीमैरिज थी वो उनकी, विजया बहन भावसार की लव मैरिज थी। आपने सारे सामाजिक टेबू तोड़ के रख दिए। विडो रीमैरिज नहीं हुआ करती थी, वो महिला कर रही थी, उसमें भी लव मैरिज करना उसने की। जब आप फ्रंट पे जाके लीड करते हो ना, तो बाकी लोग फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। बाकी लोगों को भी लगता है कि गलत तो नहीं है। ये लादूराम जोशी और रमा देवी जोशी वाला सेम केस है, विडो रीमैरिज है। विजय सिंह पथिक विधवा महिला से शादी करते हैं। क्या ये समाज को दिशा दिखाने का काम नहीं है? क्या समाज इनसे सीख नहीं पा रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया इंदुबाला गरासिया नाम की लड़की से इंटरकास्ट लव मैरिज करता है। गरासिया ट्राइब होती है, जनजाति है, उस जनजातीय लड़की से शादी करता है। तो ये नेता उस टाइम के मत वाले लोग थे, उन सामाजिक कुरीतियों के बारे में समझते थे, इसलिए वो तमाम प्रयास भी किए जिसे समाज के टेबू, समाज के प्रतिबंध, समाज का दम घोंटू माहौल कहीं ना कहीं सही हो सके। इनकी वजह से नागरिकों के बीच में जो असमानता थी वो बंद हुई। पहले राजा, फिर सामंत, फिर कोई जमींदार, फिर कोई पटेल, फिर कोई जनता, हायरार्की थी एक। इन्होंने लोगों का कि नहीं, भगवान ने सब मिनख पैदा किए, सब बराबर है। ये हायरार्की जो भी है ये यहां तुम लोगों ने बनाई है, तोड़ी जानी चाहिए, समाप्त की जानी चाहिए इसको। मैंने कभी पहले बताया होगा, नहीं बताया तो अब याद रखें कि 1945 में टोंक में एक जगह पड़ती है उनियारा, और यहां के बेरवा समुदाय ने बाकायदा आंदोलन चला दिया था कि सिटीजन्स के बीच में इनइक्वलिटी नहीं की जा सकती। एंटी इनइक्वलिटी मूवमेंट चलाने वाली को समुदाय था, तो बेरवा समुदाय था। 1945 में टोंक के उनियारा के अंदर से आंदोलन चला देता है। ये शक्तियां कहां से मिल रही है? क्या अचानक 45 में बेरवाओं को ये समझ में आया कि अपने को आंदोलन चलाना चाहिए? नहीं, आप स्नेह स्नेह धीरे धीरे भरते हैं अंदर कहीं। और ये जो भरने का काम था ना, ये भरने का काम कहीं ना कहीं प्रजामंडल कर रहे हैं। ये याद रहे, ये इनका सामाजिक योगदान। 8 पॉइंट हमने उधर राजनीतिक के पढ़े, 6 पॉइंट ये याद रहे कि इनका राजनीतिक महत्व है, सॉरी सामाजिक महत्व है वो क्या रहा, ये बातें याद रहे। हम आर्थिक और देख लेते हैं। आर्थिक वाली जो खूब सारी बातें बताई है, पढ़ी हुई है। किसान आंदोलनों को समर्थन, मारवाड़ प्रजामंडल मारवाड़ वाले किसान आंदोलनों को समर्थन देता है। जयपुर प्रजामंडल शेखावटी वाले किसान आंदोलनों को समर्थन देता है। बीकानेर वाले तो किसान आंदोलनों में डायरेक्टली हाथ है बीकानेर प्रजामंडल का। यदि डाबड़ा कांड हो रहा है, किसानों की सभा है, तो मथुरादास माथुर भी घायल हो रहे हैं प्रजामंडल वाले। दूधवा खारा किसान आंदोलन में हनुमान सिंह जी यदि गिरफ्तार हो रहे हैं उसके अंदर, तो वेद मगाराम भी उसके अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं। खूब सारी घटनाएं हैं जब ये किसानों के अंदर भी राजनीतिक चेतना ला रहे थे। उनको कह रहे थे कि तुम लड़ो, हम संघर्ष करेंगे। वरना आप नोटिस कीजिए, प्रजामंडल वाले सारे के सारे नेता जो है ना, ये शहरों के मध्यम वर्गीय लोग हैं। ज्यादातर तो बामण मायनीय थे। इनका खेतों से क्या लेना देना है यार? पर ये पढ़े लिखे लोग थे, उस समय का मिडिल क्लास था, राजनीतिक चेतना इनमें थी, ये समझते थे चीजों को, इसलिए उन्होंने सही चीजों का समर्थन किया उस टाइम। बेगार प्रथा समाप्त,
को रमेश स्वामी भुसावर में बस के नीचे ही आ जाता है इस बात के लिए। सब जगह बेगार का विरोध किया है। हाड़ौती प्रजामंडल ने तो बाकायदा पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इनका ये बार बार विरोध ही था कि जागीरदारी उन्मूलन हुआ, कि पहले सारी जमीन सामंत की, अब लोगों ने कहना शुरू किया जब जमीन उसकी जो जमीन जोतता है, सभी भूमि गोपाल की। और आजादी के बाद में तुरंत बाद कानून बने और कानून बना कहा गया कि जो जोत रहा है उसको जमीन के अधिकार दिए जाने चाहिए। किसानों को भूमि के जो अधिकार मिले हैं उसके बीच इनका बड़ा रोल है। आप इस बात को कुछ यूं समझिए कि प्रजामंडल वाले ये बार बार किसान आंदोलनों को समर्थन दे रहे थे। प्रजामंडल वाले बाद में अपने राजस्थान के नेता है, सरकार में यही है। इनको तो पता ही थी कि यार किन बातों के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये बातें थी अपने आंदोलन को, ये तो करो यार, कम से कम लोगों को ये अधिकार तो दिए जाने चाहिए। तो किसान को भूमि पर उसका हक मिला। एक और बड़ी और जोरदार बात बताऊं, इन लोगों ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो कुटीर उद्योग धंधे थे, उनको बढ़ावा दिया। गांधी जी का खादी का प्रचार प्रसार अपने आप में कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने वाला है। जब बाल मुकुंद बिस्सा जवाहर खादी भंडार की स्थापना कर रहा है, ये कुटीर उद्योग धंधे को बढ़ावा देने वाली बात है। किसान आंदोलनों को समर्थन दिया, किसानों में राजनीतिक चेतना लाए, बेगार खत्म करवाई, किसानों को जमीन पर उनके हक दिलवाए, जागीरदारी का डी रूट करवाया, उसको कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया। 8, 6, 14, 5, 19, 20 पॉइंट हो गए। मतलब अब ये क्रिएटिविटी आप दिखाइए कि इसको 120 शब्दों में कैसे समेटा जा सकता है। मैंने डायमेंशन खूब सारे बताए और मैं फिर कहूं कि अंतिम नहीं है। आप अपने दिमाग में और सोचना। मुझे खुशी तब ज्यादा होगी जब आप 4 पॉइंट और लिखेंगे कि नहीं सर आपने इतने बताए थे, आपने अपना दिमाग लगा लिया, इतने बने, हमें लगता है सर ये पॉइंट और है। और क्रिएटिविटी वो होगी आपकी जब आप इन सब चीजों को विद एग्जाम्पल समाहित करते हुए 120-25 शब्दों में लिखेंगे। मैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स भाषा के अंदर लिख लिख के पीडीएफ में भी डाल दूंगा, पर आप कोशिश करना कि अपनी भाषा बनाओ, उसे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में समाहित करने की कोशिश करो, बातें सारी लिखो। मैं कहूं कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रजामंडल आंदोलनों का महत्व बताइए, और इतने डायमेंशन लिख के आ जाओ, आप 18-20 पॉइंट लिख के आ जाओ, पढ़ने वाला तो यूं लाल लोट हो जाए आप पे। क्योंकि अक्सर जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रजामंडल आंदोलनों का महत्व बताइए, तो स्टूडेंट के समझ में नहीं आता कि लिखूं क्या यार। 2-4 मोटी मोटी उसके बातें दिमाग में आती है और फिर वो लिखता है प्रजामंडल आंदोलन बहुत अच्छे थे, जनता के आंदोलन थे तो अच्छे होने ही थे, वो अच्छे थे इसीलिए बाद में भारत को आजादी मिली। फिर अब आगे क्या लिखे? घूम फिर के वापस प्रजामंडल आंदोलनों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। उत्तरदायी शासन वह होता है जिसमें जनता को अधिकार मिलते हैं। जनता को अधिकार मिलने सही थे क्योंकि उत्तरदायी शासन आया था। चौथी बात याद नहीं आ पाती वहां पे, इसलिए आप पॉइंट सारे याद करना, फिर आंसर लिखने की कोशिश करना। मैं पक्का कहता हूं इस बार जब भी आपका कोई सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मैं पेपर आउट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन वापस पूछेंगे, अच्छा सा आंसर लिखना, ताकि जो चेक करे उसको लगे कि यार उसको तो खुद को इतना नहीं आता है जितना इन बच्चों ने मेहनत करके लिखा है। तब तो मजे वाली बात है, वरना तो आंसर सभी लिखेंगे, सबको आता ही है। मैंने कई बार पहले कहा होगा कि मुझे सबसे अच्छा मजा ही इन चीजों को बताने के अंदर आता है। मुझे लगता है यार बाकी जो चीजें हैं तो वो तो किताबों में ही पढ़ी है, स्टूडेंट को आती भी है। हालांकि मैं तो इंफीरियर ही फील करता हूं, मुझे लगता है यार इन लोगों को हिस्ट्री मेरे से ज्यादा ही आती होगी यार, मैं क्या ही तो पढ़ाता हूं, क्या बताता हूं इनको। पर मैं जब ये चीजें बताता हूं तो मुझे थोड़ा सा खुद को आत्मसंतुष्टि सी होती है
और मुझे लगता है कि नहीं यार, आज अपने 2 बात ही बताइए, ढंग की बताइए, और यदि बच्चे इस 2 को 4 में बदल देंगे ना तो मजा आ जाएगा। तो आप कोशिश करना ऐसी। थैंक यू, कल वापस मिलेंगे।